जिंदगी के अंदर अगर आपको कोई उठा सकता है ऊपर, आपको उन्नति के पथ पर अगर ले जा सकता है कोई, तो वो आपका स्वयं का आत्मविश्वास है साथियों। आत्मविश्वास हमारी बिखरी हुई समस्त चेतना और ऊर्जा को इकट्ठा करके लक्ष्य की दिशा में है जो हमें लगाता है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं और प्रारंभ करते हैं। कल की कक्षा में हमने कक्षा 12 की जो वितान पुस्तक है उसका पुस्तक परिचय है जो वो देखा था कि पुस्तक परिचय से भी सवाल सीधे सीधे पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं पूर्व में भी। तो आप जो है पुस्तक परिचय जो सवाल बने और किसी भी पुस्तक और भी पढ़े तो उसका पुस्तक परिचय आप जरूर है जो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्या कक्षा 12 की जो वितान भाग 2 है उसका जो पहला पार्ट है सिल्वर वेडिंग, उसको है जो हम प्रारंभ यहाँ पर करेंगे। आज जो लेखक महोदय हैं इसके मनोहर श्याम जोशी साहब, इनका परिचय देखेंगे और सिल्वर वेडिंग अध्याय को जो एक लंबी कहानी है उसको प्रारंभ करेंगे। उससे पहले आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 4500 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर मैं सवाल वगैरह सूचनाएं वगैरह डालता रहता हूँ। लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ग्रेड फर्स्ट और सेकंड का निःशुल्क रूप से पाठ्यक्रम करवाया जा रहा है। तो आप भी सहयोग करें और लोगों तक इन वीडियोज़ को पहुँचाने का, ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए प्रारंभ करते हैं मनोहर श्याम जोशी साहब के परिचय से। जन्म होता है साहब इनका 1935 में कुमाऊं में, ठीक है। हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार और टेलीविजन धारावाहिक लेखक रहे हैं ये। लखनऊ विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक हुए। दिनमान पत्रिका में सहायक संपादक और साप्ताहिक हिंदुस्तान में संपादक के रूप में कार्य भी इन्होंने किया। तो ध्यान में रखना, दिनमान पत्रिका में तो सहायक संपादक रहे और साप्ताहिक हिंदुस्तान इसके अंदर संपादक के रूप में इन्होंने कार्य किया। सन 1984 में भारतीय दूरदर्शन के प्रथम धारावाहिक हम लोग के लिए कथा पटकथा लेखन शुरू करने के बाद से मृत्यु पर्यंत स्वतंत्र लेखन करते रहे ये। तो ध्यान में रखना, हम लोग के लिए धारावाहिक, दूरदर्शन का धारावाहिक हम लोग के लिए इन्होंने कथा पटकथा से अपना लेखन है जो प्रारंभ किया था। प्रमुख रचनाओं में बात करें तो कुरु कुरु स्वाहा, ये रचना पूछी गई है कई बार। कुरु कुरु स्वाहा, कसब, हरिया, हरक्यूलिस की हैरानी, हमजाद, क्याप, ये सभी क्या है? कहानी संग्रह है जिनमें कुरु कुरु स्वाहा कई बार पूछी गई है। सभी क्या है? कहानी संग्रह है इनके। एक दुर्लभ व्यक्तित्व है, कैसे किस्सा गो, किस्सा गो है ना, किस्सा गोई करने वाले, कैसे किस्सा गो, मंदिर घाट की पौड़ियाँ, टट्टा प्रोफेसर, षष्ठी वल्लभ पंत, नेताजी कहीन, इस देश का यारों क्या कहना, ये व्यंग्य संग्रह है। इस देश का यारों क्या कहना व्यंग्य संग्रह किसका है? अपने जोशी साहब का, मनोहर श्याम जोशी साहब का। ध्यान में रखना है इसको भी। बातों बातों में और 21वीं सदी को जरूर ध्यान में रखना। ये इनके साक्षात्कार जो लेख संग्रह है वो है ये 21वीं सदी और बातों बातों में, जिसमें 21वीं सदी को ध्यान में रखना। माफ करें। इसके आगे हम बात करें तो लखनऊ मेरा लखनऊ, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर, ये इनके संस्मरण और संग्रह है, संस्मरणों का संग्रह है। हम लोग, बुनियाद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये टेलीविजन धारावाहिक है। देखिए साहब, मुंगेरी लाल के हसीन सपने ये टेलीविजन धारावाहिक है किनका? जोशी साहब का, जो कई बार पूछा गया है। और जो क्याप रचना है, क्याप के लिए 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया। 2005 में क्याप के लिए, और 2006 में साहब इनका निधन हो जाता है। तो ये तो था इनका परिचय। अब आते हैं इनके अध्याय के ऊपर। तो ये देखिए, प्रारंभ होता है मनोहर श्याम जोशी सिल्वर वेडिंग। मनोहर श्याम जोशी सिल्वर वेडिंग साहब प्रारंभ करते हैं कुछ यूं कि जब सेक्शन ऑफिसर वाईडी पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज से उठाई। वाईडी पंत कौन है यहाँ पर? यशोधर साहब। ध्यान में रखना, वाईडी पंत कौन? यशोधर साहब। तो जब सेक्शन ऑफिसर कौन? वाईडी पंत। पूछा जा सकता है यहीं से सवाल। आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज से उठाई, तब दफ्तर की पुरानी दीवार, घड़ी
5:25 है जो बजा रही थी। 5:25 है जो हो रहे थे उसके अंदर। उनकी अपनी कलाई घड़ी में 5:30 बज रहे थे। तो दीवार वाली घड़ी में तो क्या 5:25 और अपनी कलाई वाली घड़ी में क्या 5:30 बज रहे थे। ध्यान में रखना, पंत जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते थे। पहले यही होता था, आपको अगर पता हो तो, कि टाइम मिलाना हो सही, अरे रेडियो टाइम पर है कौन नहीं, रेडियो का हिसाब मान लो टाइम, रेडियो पर समाचार शाम के 8 बजे हैं, ये समाचार आकाशवाणी की तरफ से प्रकाशन हो रहे हैं, प्रसारित हो रहे हैं, इस प्रकार से आता था। फिर वो ट्यून बजती थी एक इस तरह की, तो उससे कि मिलाते हैं। इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया कि मेरी घड़ी तो बिल्कुल सही है, वही 25 मिनट पीछे चल रही, वही सुस्त है। फाइल आउट ट्रे में डालकर उन्होंने एक निगाह है अपने मातहतों पर डाली, जो उनके कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में है जो बैठने को मजबूर होते हैं। मातहत यानी उनके जो अधीन काम करने वाले, मातहतों पर डाली, उनके अधीन काम करने वाले मजबूर होते हैं। चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कर दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की कृष्णानंद यानी किशनदा, कृष्णानंद कौन, किशनदा पांडे से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। देखो अब हंसी मजाक कर रहा है जो उसके अधीन जो काम करने वाले लोग थे उनसे, कि आप लोगों की तरह ये अपने दफ्तर की घड़ी भी है क्या सुस्त हो गई है। और ये मजाक वाली परंपरा का पालन कहाँ से होता है, कृष्णानंद किशनदा पांडे से। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए नए छोकरे चड्डा ने, जिसकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं। देखिए चौड़ी मोहरी वाली पतलून, जो आपने अमिताभ बच्चन की फिल्मों में देखा हो, पुरानी फिल्म, चौड़ी मोहरी की जो पैंट पहनते थे। तो सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए, तो असिस्टेंट ग्रेड में सीधे कौन आया, नया छोकरा चड्डा, तो जिसकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को क्या लगे, समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं। थोड़ी बदतमीजी सी की, एज यूजुअल बोला, बड़े बाऊ आपकी अपनी चूनेदानी का क्या हाल है, वक्त सही देती है। तो कहते, तो पंत जी ने चड्डा की धृष्टता को अनदेखा किया। पंत जी ने छोड़ो रे यार, नया नया आया, बाढ़ में जाने दो चड्डा को, और कहा मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है भाई साहब। चड्डा ने कुछ और धृष्ट होकर पंत जी की कलाई थाम ली, कलाई पकड़ ली। इस तरह की धृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया है। मन ही मन वह उस जमाने की याद जरूर करते हैं जब दफ्तर में वह किशनदा को भाई नहीं साहब कहते और समझते थे। घड़ी की ओर देखकर वह बोला, बाबा आदम के ज़माने की है बड़े बाबू ये तो, अब तो डिजिटल ले लो, एक जापानी सस्ती मिल जाती है। तो यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी भाई साहब, हम पुरानी चाल के, हमारी घड़ी पुरानी चाल की, अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है, क्यों कैसी रही। तो इस तरह का नैले पर दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी भाई साहब। रेमजे स्कूल अल्मोड़ा में जहाँ से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, तो पूछ लिया जाए यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा कहाँ से पास की थी, रेमजे स्कूल अल्मोड़ा में। इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था और वक्ता श्रोता दोनों ढटाकर हाथ मिलाया करते थे। कोई बात होती है ऐसी तो तालियां पीट कर हंसते हैं, तालियां मारकर एक दूसरे हाथ मिलाते हुए। ऐसी ही परंपरा किशनदा के क्वार्टर में भी थी, जहां रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली थी। कभी किशनदा कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना होने से पहले उनके यहाँ पर रह जाते थे। मेस जैसी थी, मिलकर लाओ पकाओ और खाओ। क्या क्या व्यवस्था थी, मिलकर लाओ पकाओ और खाओ खूब मज़े से मिलकर। तो यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे, उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी, कोशिश करने पर भी बॉय सर्विस में वह नहीं लगाए जा सके। तब किशनदा ने उन्हें मेस का रसोइया बनाकर रख लिया था। यही नहीं, उन्होंने यशोधर को 50 रुपये उधार भी दिए, वह अपने लिए कपड़े बनवा सके और गांव पैसा भेज सके। बाद में इन्हीं किशनदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवा दी और दफ्तरी जीवन में मार्ग है जो
दर्शन किया, गाइडेंस दिया, इनको मार्गदर्शन किया। चड्ढा ने जोर से कहा, फिर ये चड्ढा के और उनके बीच में संवाद हो, उसके बाद में ये सोचने लग जाते हैं ऐसा पंत साहब अपने। चड्ढा ने जोर से कहा, बड़े बाबू आप किन ख्यालों में खो गए? मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी हुई थी कभी, शादी हुई कब थी? यशोधर बाबू ने शक पकाकर अपना बड़ा हुआ हाथ वापस खींचा और मेनन से मुखातिब होकर बोले, मोने रूबरू होकर बोले, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। ये पंत साहब बड़े कमाल के आदमी हैं। मेनन ने फौरन हिसाब लगाया और चहक कर बोला, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर, आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, शादी को पूरा 25 साल हो गया। तो सिल्वर वेडिंग यानी 25 साल वाला चक्कर। और उन्होंने शादी की डेट क्या बताई थी ये भी ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है, 6 फरवरी 1947। ठीक है। यशोधर जी खुश होते हुए झेंपे और झेंपते हुए खुश हुए। ये अदा उन्होंने किशनदास से सीखी थी। बिल्कुल डर के मारे झेंपे और फिर खुश हुए, फिर खुश होते हुए झेंपे। ये स्टाइल, ये तरीका कहाँ से सीखा? कृष्णानंद किशनदास से। चड्ढा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई भगवान दास, चपरासी का क्या नाम है? भगवान दास, ध्यान में रखना। बड़े बाबू से बड़ा नोट ले और सारे सैंक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम कर फटाफट। अब देखिए, जिसको खाना होता है ना वैसे करता है, और जिसके लगना होता है ना उसको बोलते हैं साहब से ले ले, साहब पैसे दे देंगे। अब सबके सामने करे मना कैसे करेंगे? तो भगवान दास नौकर का नाम है, ध्यान में रखना। चड्ढा कहता है, क्या कहता है कि सुन भाई भगवान दास, बड़े बाबू से ये बड़ा नोट ले और सारे सैंक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम कर फटाफट। किसका कहता है? कौन कहता है? चड्ढा कहता है। किसको कहता है? भगवान दास नौकर को कहता है। चपड़ासी मतलब चपड़ासी को कहता है। यशोधर जी बोलते हैं फिर, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चौंसले हैं, हमारे यहाँ थोड़ी मनाते हैं, हम कुछ नहीं मानते ये सब। चड्ढा बोलता है, मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही तो सौदा है, इनमें कौन आपकी बड़ी माया निकली, इसमें कौन से यार बड़े पैसे निकलेंगे? चड्ढा का कथन है। तो यशोधर बाबू ने जेब से बटुआ और बटुए में से 10 का नोट निकाला और कहा, आप लोग चाय पीजिए, चाय। दैट तो आई डू नॉट माइंड, लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं है उस पर इंसिस्ट करना, दैट में समहाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूं कि वो मुझे ठीक है नहीं लगता है। चड्ढा ने 10 का नोट चपरासी को दिया और पुनः बड़े बाबू के आगे हाथ फैला दिया कि एक नोट से सैंक्शन का क्या बनता है, रुपए 30 हो तो चुग्गे भर का जुगाड़ करा सकें। सारा सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में से 100-150 रुपये हमेशा रखते हैं भले ही उनका दैनिक खर्च नगण्य है। मतलब तो बटुए में कितने रुपए रखते हैं? 100-150। पूरा ये सेक्शन जानता है कितने रुपए वो रखते हैं। ये सवाल ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है। और तो और बस टिकट का खर्च भी नहीं, गोल मार्केट से सेक्रेटरिएट तक पहले साइकिल में आते जाते थे, इधर पैदल आने जाने लगे हैं क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक युवा हो चले और उन्हें अपने पिता का साइकिल सवार होना सख्त नागवार गुजरता है। बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं और बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले ले, लेकिन पिताजी को समहाउ स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी मालूम होती है। तो ये पूछा जा सकता है, स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी किसको मालूम होती है? पिताजी को, यानी अपने यशोधर बाबू को। और कार जब अफोर्ड की नहीं जा सकती तब उसकी बात सोचना ही क्यों? ये मामला चलता रहता है इनकी खोपड़ी के अंदर। चड्ढा के जोर देने पर बड़े बाबू ने 10-10 के नोट 2 और दे दिए भाई साहब, लेकिन सारे सेक्शन के इसरार करने पर भी वह अपनी सिल्वर वेडिंग की इस दावत के लिए रुके नहीं कि भाई साहब आप चाय वाय पी लो, मैं निकलता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं इससे। मातहत लोगों से, यानी जो अधीन लोगों से चलते चलाते थोड़ा हंसी मजाक कर लेना कृष्णदा की परंपरा में है। उनके साथ बैठकर चाय पानी और गपाशटक में वक्त बर्बाद करना उस परंपरा के विरोध है भाई साहब। कि भाई साहब हम उनकी परंपरा के हैं, कभी कभी मनोरंजन कर ले, लेकिन गप्पे वप्पे मारना हम उस शैली के नहीं हैं। तो इधर यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिड़ला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने अथवा स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीत अपनाई है। यह बात उनके पत्नी बच्चों को बहुत अखरती है। बब्बा, अब आप कोई बूढ़े थोड़ी हैं जो रोज़ रोज़ मंदिर जाएं, इतनी ज़्यादा व्रत करें, ऐसा कहते हैं वे।
तो यशोधर बाबू इस आलोचना को अनसुना कर देते हैं। सिद्धांत के धनी कि किशनदा के अनुसार यही निशानी है। बार बार किशनदा क्या है, एक आइडियलिस्टिक आदर्श आदमी है इनके लिए कि सिद्धांत के धनी की यही विशेषता। तो ये कौन कहता है? किशनदा के अनुसार यही निशानी है कि वो अपने सिस्टम पर अड़ा रहे, टिका रहे अपने असूलों पर। तो बिड़ला मंदिर से उठकर यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते हैं और घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते हैं। कहाँ से? पहाड़गंज से। किसी से मिलना जुलना हो तो वह भी इसी समय कर लेते हैं। तो भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता हो, वह अगर 8 बजे से पहले जो नहीं पहुंचते, बीच में बातचीत चलती रहती है। आज बिड़ला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह उस अहाते पर पड़ी जिसमें कभी किशनदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था और जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। इधर से गुजरते हुए कभी के DIZ एरिया की बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बुरा सा लगता है कि पहले क्या था, अब क्या हो रहा है। ये लोग सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर यहाँ एक मंजिला क्वार्टरों की जगह ऊंची इमारतें बना रहे हैं। यशोधर बाबू को पता नहीं कि वे लोग ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। उन्हें यह ज़रूर पता है कि उनकी यादों के गोल मार्केट के ढहाए जाने का गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र में डटे रहना निहायत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। उन्हें एंड्रयूजगंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड आदि नई बस्तियों में पद की गरिमा के अनुरूप D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई है, मगर हर बार उन्होंने गोल मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया है। जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया तब भी उन्होंने इसी क्षेत्र की इन बस्तियों में बचे हुए क्वार्टरों में से एक अपने नाम का अलॉट करा लिया। पत्नी के ये पूछने पर कि जब ये भी टूट जाएगा तब क्या करोगे जब ये भी टूट जाएगा तब क्या करोगे, किसका वतन है? यशोधर बाबू की पत्नी का ध्यान में रखिएगा। उन्होंने कहा तब की बात तब देखी जाएगी, कहा और उसी तरह मुस्कुराए जिस तरह किशनदा यही फिक्रा करे जो कहकर मुस्कुराते कि तब की बात तब देखी जाएगी। यही जुमला, यही बात जो किशनदा भी कहा करते थे। आगे देखिए, सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद होने लगा और इसी वजह से वह घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक वह उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे। अब बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया है। यद्यपि समहाउ यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली ये नौकरी को समझ में जो नहीं आती भाई साहब। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। बाकी का जो चैप्टर है कल के पार्ट में देखेंगे। गला थोड़ा सा दर्द करने लग गया है तो कल के पार्ट में कोशिश करेंगे इस सिल्वर वेडिंग को पूरा निपटा दें हम। वीडियो को लाइक कर दो, आप शेयर कर दो, पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से 45 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं और मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हैं, पढ़ाई से संबंधित आपकी कोई समस्या है तो मेरा आदि की आवाज़ नाम से दूसरा यूट्यूब चैनल है, आदि की आवाज़ नाम से, तो उस चैनल को भी आप देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ाई से संबंधित आपकी जो भी समस्या है लगभग उनका निस्तारण आदि की आवाज़ चैनल पर आपको मिल जाएगा। जय हिंद, फिर मिलता।